So the new subject FR Unit 2 AS25 IFR Interim Financial Reporting. करेक्ट. तो IFR क्या होता है सबसे पहले तो. करेक्ट. तो AS25 क्या होता है सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वही थियरी पढ़ना है. तो सबसे पहले सेकंड व्हाट इज IFR ऐसा क्वेश्चन लिखा है. करेक्ट. उसको टिक कर दो. IFR is the reporting for period of less than a year. तो IFR एक रिपोर्टिंग पीरियड है लेस देन ईयर का, जनरली फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स. तो जनरली IFR 3 मंथ्स का बनता है. दैट मीन्स क्वार्टर का. ओके. एज पर दिस स्टैंडर्ड दैट इज AS25 IFR means a financial report containing either a complete set of financial statement. तो ये स्टैंडर्ड के हिसाब से IFR क्या है आपका फाइनेंशियल रिपोर्ट. या तो वो पूरा कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा या तो वो सेट ऑफ कंडेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन इंटरिम पीरियड. या तो वो बोलते हैं ना शॉर्ट में वो इंफॉर्मेशन देगा या तो वो इन सारांश कहते हैं ना सारांश समरी टाइप. तो समरी टाइप वो इंफॉर्मेशन देगा. चलिए. या तो वो कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट देगा या तो समरी फॉर्म में हमको देगा. Interim period is a period of reporting shorter than full financial year. इन शॉर्ट में मैं कहना चाहूँ तो इंटरिम पीरियड क्या होता है सर, जो फुल फाइनेंशियल ईयर होता है ना उससे इसका रिपोर्टिंग का पीरियड कम होता है. दैट इज कॉल्ड इंटरिम पीरियड. नाउ नेक्स्ट क्या है थर्ड क्वेश्चन. व्हाट आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो उसको IMP कर दो. देखो अभी एक वर्ड आया था कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. करेक्ट. तो कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होता है कि हम ईयर एंड पे बैलेंस शीट, P&L अकाउंट, कैश फ्लो स्टेट और आपको मालूम है ना TY बीकॉम हम कभी भी बैलेंस शीट बनाते थे उसके बाद नोट टू अकाउंट्स एंड अकाउंटिंग पॉलिसीज मेंशन करते थे. करेक्ट. तो ये होता है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट. कौन कौन से होते हैं ना उसका लिस्ट इन एग्जाम सेशन MCQ में आ सकता है. तो यहाँ पे IMP कर दो फॉर MCQs. ओके. नीड क्या है. In a general, the basic objective of IFR is to provide frequent and timely assessment of enterprise performance. तो आप ये इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग चैप्टर क्यों पढ़ रहे हो, उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है. तो आपके बिजनेस एंटरप्राइज का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस टाइमली और फ्रिक्वेंटली मिल सके इसलिए. हावेवर इंटरिम रिपोर्टिंग एज इनहेरेंट लिमिटेशन. ये इंटरिम रिपोर्टिंग का कुछ लिमिटेशन भी है. सर क्या है. विच इज नॉट द केस ऑफ एनुअल अकाउंट एज द रिपोर्टिंग पीरियड इज शॉर्टन. ये जो लिमिटेशन है वो एनुअल अकाउंट्स में नहीं है. क्यों नहीं है, क्योंकि वो तो पूरे साल का होता है. इंटरिम रिपोर्टिंग का लिमिटेशन है क्योंकि वो शॉर्ट पीरियड का बनता है. द इफेक्ट ऑफ एरर्स इन एस्टिमेशन. आपकी एरर कहाँ पे आने वाली है, आपके एस्टिमेशंस में आने वाली है, आपके एलोकेशंस में आने वाली है, जिसका मैग्नीट्यूड या तो आप ज़्यादा करोगे या तो कम करोगे. द प्रॉपर एलोकेशन ऑफ ऑपरेशन एक्सपेंस इज अ सिग्निफिकेंट कंसर्न. तो आपके डिपार्टमेंट में जो भी एक्सपेंस होते हैं उसका प्रॉपर एलोकेशन हर इंटरिम पीरियड में सही तरीके से होना चाहिए. नहीं होगा तो प्रॉब्लम आएगा. तो कौन कौन से प्रॉब्लम आने वाले हैं इंटरिम रिपोर्टिंग में. द मेन प्रॉब्लम्स आर, द फर्स्ट वन इज
प्रॉपर एलोकेशन ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंस। आप हर एक इंटरिम पीरियड में या तो ज़्यादा एक्सपेंस लिखोगे या तो कम लिखोगे। प्रॉपर एलोकेशन नहीं होगा तो प्रॉब्लम आएगा। सम ऑपरेटिंग एक्सपेंस मे बी incurred in one interim period and yet benefit for full year operation। कई बार क्या होता है, एक इंटरिम पीरियड में जो एक्सपेंस हुआ जिसका बेनिफिट आपको आने वाले सारे इंटरिम पीरियड में मिलेगा। जैसे कोई एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस है, रिपेयर मेंटेनेंस का एक्सपेंस है, तो इससे क्या होगा, वो इंटरिम पीरियड में आपका एक्सपेंस ज़्यादा दिखेगा, बाकी के इंटरिम पीरियड में कम दिखेगा। सीजनल फ्लक्चुएशन, सीजनल फ्लक्चुएशन भी हो सकता है। जैसे कि मैं आपको बात कर दूँ, इन दिसंबर जनवरी फेब में फॉरेनर्स बहुत आते हैं, तो उस पीरियड में आपका सेल ज़्यादा दिखेगा इन कंपेयर टू अदर मंथ्स। करेक्ट, दैट इज अ सीजनल फ्लक्चुएशन। फॉर सम एंटरप्राइजेस रेवेन्यू में बी सीजनल। तो सम एंटरप्राइज में रेवेन्यू सीजनल होती है या तो साइकिलिकल होती है, एंड देयरफॉर कॉन्सेंट्रेटेड इन सर्टन इंटरिम पीरियड। तो आपको वो इंटरिम पीरियड में कॉन्सेंट्रेशन करना चाहिएगा। ईयर एंड इवेंट्स, हर इंटरिम पीरियड में हम ये एक्सपेंस नहीं लिख सकते। ऐसे बहुत सारे एक्सपेंस है जो ईयर एंड पे ही होते हैं, जैसे कि बोनस, इंसेंटिव्स बेस्ड ऑन एनुअल सेल्स टारगेट। तो जो ईयर एंड का लास्ट इंटरिम पीरियड होगा उसमें एक्सपेंस ज़्यादा दिखेगा। डिटर्मिनेशन ऑफ एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ प्रोविजन, आपको प्रोविज़न जो करना है वो एप्रोप्रिएट अमाउंट का करना है। प्रोविज़न किसका करना है, पेंशन, ग्रेजुटी, कोई लिटिगेशन चलता है या तो कोई कंटिजेंसीज है। ये प्रोविज़न ज़्यादा आपने कर दिया या कम कर दिया तो आपको प्रॉब्लम आएगा। इनकम टैक्स एक्सपेंसेस, ऐसा हो सकता है कि एक इंटरिम पीरियड में प्रॉफिट है तो आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा, और दूसरे इंटरिम पीरियड में आपको लॉस है, करेक्ट, तो आपको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि एक में देना है, बाकी तीन में लॉस है, अल्टीमेटली ईयर एंड पे आपको इनकम टैक्स देना ही नहीं है, नलीफाई हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स है आईएफआर में, करेक्ट। नेक्स्ट अब क्या है, ऑब्जेक्टिव। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टैंडर्ड इज टू प्रिस्क्राइब द मिनिमम कंटेंट of IFR and to prescribe the principles for recognition and measurement in a complete or condensed financial statement for an interim period। तो यहाँ पे जो अभी आपने 4 नंबर का पॉइंट पढ़ा, जिसमें आईएफआर का बेसिक ऑब्जेक्टिव जनरल मीनिंग में दिया था, करेक्ट। अभी ये ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड के हिसाब से है। ये स्टैंडर्ड क्या कहता है, स्टैंडर्ड के हिसाब से ऑब्जेक्टिव क्या है, इज टू प्रिस्क्राइब मिनिमम कंटेंट ऑफ आईएफआर। तो आईएफआर में मिनिमम कंटेंट हम प्रिस्क्राइब करेंगे, एंड टू प्रिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स फॉर रिकॉग्नाइजेशन एंड मेजरमेंट। आपको रिकॉग्नाइजेशन एंड मेजरमेंट प्रिंसिपल प्रिस्क्राइब करने हैं। आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट या तो कंप्लीट सेट आएगा या तो कॉन्डेंस सेट आएगा। एज द रिपोर्टिंग पीरियड इज शॉर्टन, मैंने आपको बोला है द इफेक्ट ऑफ एरर इन एस्टिमेशन एंड एलोकेशन इंक्रीजेस। पीरियड शॉर्ट है तो चांसेस क्या है, आपको जो एस्टिमेशन करना है, आपको जो एलोकेशन करना है, वहाँ पे एरर होने के चांसेस ज़्यादा है। ओके, ये था ऑब्जेक्टिव। अभी आपके सामने एक वर्ड आया था, प्रिंसिपल्स फॉर रिकॉग्नाइजेशन एंड मेजरमेंट। वो क्या होता है, उसके नीचे लिखा है एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज टू प्रिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स फॉर रिकॉग्नाइजेशन एंड मेजरमेंट ऑफ इनकम, एक्सपेंस, असेट्स एंड लायबिलिटीज। तो आपको जो रिकॉग्नाइज करना है, मेजरमेंट करना है, किसका करना है, असेट का, लायबिलिटीज का, इनकम का, एक्सपेंस का करना है।
या तो वो कंप्लीट सेट में या तो कॉन्डेंस सेट में। ये तो मैंने आपको पहले भी बोला, ये कंप्लीट सेट क्या होता है? बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो, नोट्स टू अकाउंट्स एंड पॉलिसीज। करेक्ट। इसके लिए दो प्रिंसिपल्स हैं इनकम और एक्सपेंस रिपोर्टिंग करने के लिए। क्या है वो दो प्रिंसिपल? There may be a two distinctive principles views of recognition and measurement of income and expenses in interim financial reporting. The first one is integral view and the second one is discrete view. Okay, तो क्या है ये दो, इंटीग्रल व्यू एंड डिस्क्रीट व्यू? वो क्या है देख लेते हैं। An approach to measuring interim period income by viewing each interim period as an integral part of the financial period. That means आपको हर इंटरिम पीरियड की इनकम हर इंटरिम पीरियड में ही मेजर करनी है। ये आपके एनुअल फाइनेंशियल पीरियड का इंटीग्रल पार्ट है। एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड इन अ प्रोपोर्शन टू रेवेन्यू अर्न। तो जैसे जैसे आपकी रेवेन्यू अर्न होती है उस हिसाब से आपको एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज करने हैं इन अ प्रोपोर्शन, दो द यूज ऑफ स्पेशल अक्रूवल्स एंड डिफरल्स। इससे क्या होगा? ये 3 महीने की आपकी इनकम है, उसके सामने ये 3 महीने का आपका एक्सपेंस है, वैसे ही नेक्स्ट इंटरिम पीरियड का, वैसे ही नेक्स्ट इंटरिम पीरियड का। इस तरीके से एनुअल फाइनेंशियल पीरियड के लिए ये सारे पॉइंट इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा। ओके, ये था इंटीग्रल व्यू। डिस्क्रीट व्यू क्या होता है? एन अप्रोच टू मेजरिंग interim period income by viewing such interim period separately. AS25 resolved the debates by prescribing the discrete view in a general. अब यहाँ पे क्या हुआ? ऊपर जो बोला नीचे जो बोला है वो देखो एक बार कि डिस्क्रीट व्यू में क्या बोला कि ये अप्रोच क्या कहता है कि इंटरिम पीरियड इनकम बाय व्यूइंग ईच इंटरिम पीरियड सेपरेटली। तो यहाँ पे भी आपके इंटरिम पीरियड का इनकम आपके इंटरिम पीरियड के साथ सेपरेटली मेजर करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो गया डिस्क्रीट व्यू में और इंटीग्रल व्यू में। तो बीच में AS25 आया, उसने ये प्रॉब्लम रिजॉल्व किया। पढ़ो उसके बाद वाला सेंटेंस। AS25 resolved the debate by prescribing the discrete view in a general. As per the standard, income and expense will be recognized or measured on a year-to-date basis for interim reporting. तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या आया? आपको इनकम और एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज करना है ईयर टू डेट बेसिस फॉर इंटरिम रिपोर्टिंग। अब आपके पास एक नया वर्ड आया, ईयर टू डेट बेसिस। ये क्या होता है? ईयर टू डेट बेसिस मीन्स financial reporting for the period which begins on the first day of the fiscal and year ends on given interim date. That means आपके अकाउंटिंग ईयर का स्टार्टिंग डेट और आपको जहां तक का रिपोर्टिंग देना है उसकी लास्ट डेट। इस तरीके से एक एग्जांपल है आपके पास, कैक्स लिमिटेड प्रिपेयर द फाइनेंशियल रिपोर्ट फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर फाइनेंशियल ईयर 2020-21। देखो, आपको फाइनेंशियल रिपोर्ट प्रिपेयर करना है फर्स्ट क्वार्टर का जिसका फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 है। करेक्ट। अब चालू कहाँ से करेंगे? दैट इज 1 अप्रैल 2020 टू 30 जून 2020 फॉर इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस। तो पहले 3 महीने का ये हुआ। तो स्टार्टिंग कहाँ से किया आपने? अकाउंटिंग ईयर जो स्टार्टिंग होता है वहाँ से किया। और ख़त्म कहाँ किया? कि जिस डेट पे आपको इंटरिम रिपोर्टिंग देना है वह डेट, दैट इज 30 जून। तो ईयर टू डेट बेसिस मीन्स 1 अप्रैल 2020 टू 30 जून 2020। ये आपका फर्स्ट हुआ, फर्स्ट क्वार्टर। सेकंड क्वार्टर
सेकंड क्वार्टर कहाँ से चालू होगा? अब 1 जुलाई से होगा। 1 जुलाई से 30 सितंबर 2020। करेक्ट। एंड सो ऑन। मान लो आपने क्वार्टर वाइज बनाया। आपने ये सोचा कि मैं 1 अप्रैल से चालू करूँगा और जब भी रिपोर्टिंग करना है ना तो 30 सितंबर को करूँगा। तो ईयर टू डेट बेसिस मीन्स 1 अप्रैल 2020 to 30 September 2020 and so on. However, there is a slight deviation in recognizing the income tax expense which is not based on discrete view as explained above. तो बाकी तो सारे इनकम और एक्सपेंस डिस्क्रीट व्यू के हिसाब से हम रिकॉग्नाइज कर लेंगे। सिर्फ इनकम टैक्स एक्सपेंस में स्लाइट डेविएशन है, वो डिस्क्रीट व्यू के हिसाब से नहीं जाता। तो ये आईएमपी कर देना, सिर्फ एक डिस्क्रीट व्यू के हिसाब से नहीं जाता। एज पर द स्टैंडर्ड द इनकम टैक्स एक्सपेंस is recognized in each interim period on the base estimate of underlying weighted average annual effective income tax rate expected for the full financial year। तो पूरे साल का इफेक्टिव इनकम टैक्स रेट, उसमें उसमें भी क्या वेटेड एवरेज एनुअल, उस हिसाब से आपका इनकम टैक्स एक्सपेंस बनेगा। ओके। तो एमसीक्यू क्या आ सकता है कि इनकम टैक्स एक्सपेंस आप कैसे रिकॉग्नाइज करते हो? तो ईच इंटरिम पीरियड में हम इनकम टैक्स एक्सपेंस किस तरीके से रिकॉग्नाइज करते हैं? वेटेड एवरेज एनुअल इफेक्टिव इनकम टैक्स रेट, इस तरीके से याद रखना। अब आपके दिमाग में अभी एक क्वेश्चन आएगा, सर ये इफेक्टिव एनुअल इफेक्टिव टैक्स रेट क्या होता है? तो इसके नीचे उसका क्वेश्चन है 7 नंबर का, पढ़ो। एन एक्सपेक्टेड एनुअल टैक्स रेट विच रिफ्लेक्ट एस्टिमेट ऑफ एनुअल अर्निंग टैक्स रेट टैक्स क्रेडिट। तो आपका एवरेज एनुअल अर्निंग कितना हुआ है ईयर एंड में, वो एस्टिमेट लगाएंगे, उसके बेस पे हम टैक्स रेट कैलकुलेट करेंगे। इंटरिम पीरियड income tax expense is accrued using the tax rate that would be applicable to expected total annual earning, that is the estimated average annual effective income tax rate applied to the pre-tax income of the interim period। तो सबसे पहले क्या करना है, आपकी जो प्री टैक्स इनकम है उस पर आप इनकम टैक्स रेट अप्लाई कर दो। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस आ रहे हैं, अंडरलाइन कर दो। इफ देयर इज लॉस कैरी फॉरवर्ड and no deferred tax asset was recognized in the beginning of the year, जो आपके पास पिछले साल का लॉस कैरी फॉरवर्ड हो रहा है और आपके पास डिफर्ड टैक्स असेट रिकॉग्नाइज नहीं है इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर में, देन तब आप क्या करोगे? देन criteria of recognizing the DTA is applied at the end of each interim period। तब आपको DTA रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा हर एक इंटरिम पीरियड का। And if they are made, the effect of tax loss carry forward is reflected। और मान लो कि आपने जो पिछले साल का लॉस था वो आपने रिफ्लेक्ट किया है, तो इसकी इफेक्ट आएगी, किस पे आएगी? एस्टिमेटेड एवरेज एनुअल इफेक्टिव टैक्स रेट पे उसका इफेक्ट आएगा। ओके। एनडीए लिमिटेड प्रेजेंट्स आईएफआर क्वार्टरली। तो एक एनडीए लिमिटेड कंपनी है जो अपना आईएफआर क्वार्टरली बनाती है। 600 lakhs pre-tax profit in the first quarter ending on 30th June 2010। तो 2010 में 30th जून तक, दैट इज फर्स्ट क्वार्टर फिनिश हुआ, उसने 600 lakhs
इनकम जनरेट कर दिया है, ये प्रॉफिट है, प्री टैक्स है। कैसा प्रॉफिट है ये? प्री टैक्स प्रॉफिट है। बट एक्सपेक्ट टू इंकर लॉस ऑफ 200 lakhs इन ईच ऑफ द 3 रिमेनिंग क्वार्टर्स। देखो, फर्स्ट क्वार्टर में 600 lakhs का प्रॉफिट हुआ और आने वाले 3 क्वार्टर में 200 लाख का उसको लॉस हुआ। तो अल्टीमेटली विच विल रिजल्ट जीरो इनकम। तो उसका इनकम कितना हुआ? जीरो हुआ। क्यों सर? 600 लाख प्लस में है और 200 200 200 3 बार वो उसको लॉस हुआ, तो वो माइनस में है, तो अल्टीमेटली जीरो ही हुआ ना। विच विल रिजल्ट जीरो इनकम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। इफेक्टिव इनकम टैक्स रेट इज एक्सपेक्टेड टू बी 35%। तो इनकम टैक्स रेट कितना है? 35%। अब क्वेश्चन क्या है ये देखो। कैलकुलेट द इनकम टैक्स एक्सपेंस टू बी रिपोर्टेड इन ईच क्वार्टर एज पर AS 25। तो आपको इनकम टैक्स एक्सपेंस कितना रिपोर्ट करना है हर क्वार्टर में एज पर AS 25। चलो, सॉल्यूशन सिर्फ 4 लाइन का ही है। करेक्ट। आपको इफेक्टिव टैक्स रेट कितना दिया है? 35%। तो हर क्वार्टर में जो इनकम या जो भी लॉस है उस पर 35% अप्लाई कर दो। फर्स्ट क्वार्टर आपका प्रॉफिट कितना? 600। 35% अप्लाई करोगे तो 210 लाख आएगा टैक्स एक्सपेंस। दूसरे क्वार्टर में 200 लाख का लॉस है, उस पर 35% अप्लाई करोगे तो -70 लैक्स। वैसा ही थर्ड क्वार्टर, वैसा ही फोर्थ क्वार्टर। पूरे साल में एनुअल टैक्स एक्सपेंस कितना हुआ? नील। 210 लाख में से ये तीनों माइनस हो जाएंगे, तो गवर्नमेंट को एनुअल टैक्स एक्सपेंस कितना गया? नील। इंडूगा लिमिटेड अकाउंटिंग ईयर एंड्स ऑन 30 सितंबर 2010 एंड रिपोर्ट्स क्वार्टरली। तो 3 सितंबर 2010 में उनका अकाउंटिंग ईयर एंड होता है। ये लोग रिपोर्टिंग क्वार्टरली करते हैं। हावेवर, फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स ईयर एंड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। आपको मालूम है कि टैक्स ईयर तो आपको 31 मार्च में क्लोज करना होता है। फॉर द अकाउंटिंग ईयर बिगिनिंग ऑन 1 अक्टूबर 2009 एंड एंड्स ऑन 30 सितंबर 2010। ये जो कंपनी है उसका अकाउंटिंग ईयर चालू यहाँ से होता है, 1/10 से लेके 30 सितंबर तक। द क्वार्टरली इनकम इज एज अंडर। आप देख सकते हो उसकी क्वार्टरली इनकम पहले क्वार्टर में, दूसरे, तीसरे और फोर्थ क्वार्टर इक्वली 400 लाख का प्रॉफिट है। इक्वली एवरेज एक्चुअल टैक्स रेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2010 इज 30%। तो 31 मार्च 2010 तक उनको टैक्स रेट कितने अप्लाई हुए? 30%। एंड फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2011 40%। क्वेश्चन एनालाइन कर दो। कैलकुलेट टैक्स एक्सपेंस फॉर ईच क्वार्टर। आपको सिर्फ टैक्स एक्सपेंस कैलकुलेट करना है हर क्वार्टर में कितना। सिंपल है। मैं आपको सिंपल चीज बता दूं, ऊपर आपके पास 4 बार प्रॉफिट है। 30 मार्च 2010 तक 30% अप्लाई करो, उन्होंने बोला है। और उसके बाद वाला जो भी प्रॉफिट है उस पर आप 40% अप्लाई करो, वो भी उन्होंने बोला है। तो नीचे सॉल्यूशंस देखो आप। टैक्स एक्सपेंस फॉर द क्वार्टर एंडिंग ऑन आपके चारों क्वार्टर, फर्स्ट 2 क्वार्टर में आप देखो 400 लाख का 30%, 120 लाख 120 लाख है। और बाकी 2 क्वार्टर में आप देखो 400 लाख का 40%, 160 लैक्स है। तो हर क्वार्टर में इतना आपको टैक्स एक्सपेंस होगा जो आपको गवर्नमेंट को बताना है। अब आपके पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है, आपके पैम्पलेट में जो थर्ड है, ये उसका एग्जाम्पल नंबर 5 है। ओके।
देखो, एनडीए लिमिटेड प्रेजेंट आईएफआर क्वार्टरली, तो ये कंपनी आईएफआर क्वार्टरली बना रही है। 1/4/2009 को एनडीए लिमिटेड हैज कैरी फॉरवर्ड लॉस ऑफ ₹400 lakhs फॉर इनकम टैक्स पर्पस। याद करो, मैंने अभी जो लास्ट थियरी पढ़ाया था ना, इफेक्टिव इनकम टैक्स रेट, अब ये थियरी के लिए यहाँ से एग्जाम्पल है, मैंने बोला था। ओके, तो अभी ध्यान रखो कि पिछले साल का कैरी फॉरवर्ड लॉस है 400 lakhs फॉर इनकम टैक्स पर्पस फॉर विच डिफर्ड टैक्स एसेट हैज नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड, और उन्होंने डिफर्ड टैक्स एसेट रिकॉग्नाइज भी नहीं किया है। द एनडीए लिमिटेड अर्न 500 lakhs इन ईच ऑफ द क्वार्टर। देखो, ओपनिंग में कैरी फॉरवर्ड लॉस है, बट 1/4/2009 से लेके 31 मार्च 2010 चारों क्वार्टर में उनको 500 लाख का प्रॉफिट है। करेक्ट। पर वो लोग क्या कहते हैं, ये जो प्रॉफिट है हमको, ये जो इनकम है हमको, उसमें से हमने कैरी फॉरवर्ड लॉस सेट ऑफ किया नहीं है, इसलिए लिखा है एक्सक्लूडिंग द लॉस कैरी फॉरवर्ड। ऐसा नहीं करते तो हमारा इनकम टैक्स का रेट कितना है? 40%। 40% एक्सपेक्टेड है। आपका क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टैक्स एक्सपेंस टू बी रिपोर्टेड इन ईच क्वार्टर। हर क्वार्टर में टैक्स एक्सपेंस कितना आएगा वो आपको बताना है। करेक्ट। तो देखो, नीचे सॉल्यूशंस दिया है, शांति से अंडरस्टैंड करो वो सॉल्यूशंस क्या है। सबसे पहले तो 500 लैक्स एक क्वार्टर के हैं, ऐसे 4 क्वार्टर के 2000 लैक्स होंगे। करेक्ट। 2000 लैक्स में से आपको मालूम है पिछले साल का हमको लॉस था, तो 2000 लैक्स माइनस 400 लैक्स, तो हमको 16 लाख का क्या हुआ, अभी अर्निंग हुआ। सेट अप करने के बाद गवर्नमेंट कहती है, सॉरी, एनडीए लिमिटेड कहती है कि 40% इनकम टैक्स रेट एक्सपेक्टेड है हमको। तो ये जो 16 लाख का आपका अर्निंग है उस पर 40% टैक्स लगेगा, तो 640 लैक्स इनकम टैक्स हुआ। करेक्ट। अब मेरी बात सुनो, आपको इफेक्टिव रेट फाइंड आउट करना है। वैसे तो एग्जाम्पल में 40% इनकम टैक्स रेट दिया था, पर वो कौन सा था? सेट ऑफ करने से पहले, सेट ऑफ करने से पहले आपका इनकम टैक्स रेट 40% था। अभी तो आपने सेट ऑफ कर दिया ना, तो आपका टैक्स कितना आया? 640 आया। करेक्ट। तो आपको इनकम टैक्स रेट वापस कैलकुलेट करना है, और वो भी इफेक्टिव। तो देखो, एवरेज एनुअल इफेक्टिव टैक्स रेट कैसे फाइंड करेंगे? तेरा टैक्स एक्सपेंस लिख 640, डिवाइड तेरा अर्निंग लिख 2000 इंटू 100, तो 640 डिवाइड बाई 2000 इंटू 100 कितना आएगा? 32%। एवरेज एनुअल इफेक्टिव टैक्स रेट आएगा 32%। और आपको हर क्वार्टर में कितना टैक्स एक्सपेंस लगेगा? तो आपकी हर क्वार्टर की इनकम कितनी थी? 500 लैक्स। तो 500 लैक्स पे 32% अप्लाई करोगे तो हर क्वार्टर में टैक्स एक्सपेंस 160 लैक्स आएगा। 160 लैक्स। और आपने ये सही किया कि गलत किया, मैं आपको बता सकता हूँ। आप अपने कैलसी में 160 लैक्स लिखो, दैट मीन्स 160 लिखो। ये तो एक क्वार्टर का है ना, मल्टीप्लाई 4 कर दो, तो 640 लैक्स आएगा, जो हमने पहले से फाइंड आउट करके रखा है।